उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो इस चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है, मैं सबको अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत ही धैर्यपूर्वक और जिन भी मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए किसी सदन में, पूरी मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उन सबने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा हो रही है उस संबंध में अपना स्टेटमेंट पहले ही हमने सदन के पटल पर रख दिया है, इसलिए उस संबंध में कुछ ज़्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हमारे मंत्री श्री रामशंकर जी कठेरिया की बात है, उस संबंध में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक अरुण माहौर नामक एक दलित जिसकी हत्या हुई थी, उसकी शोक सभा थी। उस शोक सभा में भाग लेने के लिए यह भी गए थे। बहुत सारे लोग उस शोक सभा में मौजूद थे, लेकिन जो हमने सीडी देखी है और सीडी में रामशंकर कठेरिया के स्टेटमेंट को हमने गौरपूर्वक देखा है। इन्हीं से संबंधित हमने सीडी मंगवाई थी, अपने अधिकारियों को भी दिया, देखिए इस सीडी को। और सीडी को देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने भी मुझे बतलाया कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस कारण यह कहा जा सके कि रामशंकर कठेरिया ने कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच दी है, उत्तेजना पैदा करने वाली कोई स्पीच दी है। दूसरी चीज, मैं ये कहना चाहता हूं कि 3 लोगों के खिलाफ आगरा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। जो लोग मंच पर मौजूद थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी और उसी मंच पर यह रामशंकर कठेरिया भी मौजूद थे। मैं समझता हूं कि रामशंकर कठेरिया ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली कोई यदि स्पीच दी होती तो शायद जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसमें पहला नाम यदि किसी का होता तो रामशंकर कठेरिया का नाम होता, लेकिन आगरा पुलिस ने इनके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की है। यह सब बातें तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारत, इस देश का जहां तक प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिस संबंध में मैं बहुत ही गौरव के साथ कह सकता हूं, एक सेंस ऑफ प्राइड के साथ मैं कह सकता हूं कि दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी प्रमुख धर्म हैं, सारे प्रमुख धर्मों के लोग दुनिया के किसी एक देश में रहते हैं तो हम सभी के इस भारत देश में रहते हैं। और इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, जिसे हिंदू और मुस्लिम की बात की जाती है, यहां पर इस्लाम के भी 72 फिरके होते हैं। सारी दुनिया में इस्लाम के 72 से अधिक फिरके नहीं होते। इस इतिहास को हमने पढ़ा है और मैं जानता हूं कि इस्लाम के 72 के 72 फिरके जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें भी नहीं पाए जाते। यदि दुनिया के किसी एक देश में पाए जाते हैं तो हमारे और आप सबके इस भारत देश में पाए जाते हैं। यह है एक भारत की पहचान। क्रिश्चियनिटी के भी जितने सेक्ट्स होते हैं, सारे के सारे सेक्ट्स जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां नहीं पाए जाते होंगे, लेकिन दुनिया का इकलौता देश हमारा भारत है जिस भारत देश में क्रिश्चियनिटी के भी सारे के सारे प्रमुख जितने सेक्ट्स हैं उसके लोग यहां पर पाए जाते हैं। पारसी ईरान से जब भगे थे तो पारसी समुदाय इस बात को स्वीकार करता है, पर्शियन हिस्ट्री को ही उठाकर पढ़ ले, कि दुनिया में सर्वाधिक सम्मान यदि पारसियों को किसी देश ने दिया है तो भारत ने दिया है। इतना ही नहीं, यहूदी भी जब दुनिया के दूसरे देशों में भटक रहे थे और इजराइल के एग्जिस्टेंस में आने के बाद जो वहां की हिस्ट्री लिखी गई है उसमें भी उन्होंने इस हकीकत को स्वीकार किया है कि दुनिया में सर्वाधिक सम्मान, सर्वाधिक इज्जत यदि हमको कहीं पर नवाजी गई है तो केवल भारत में नवाजी गई है। हमारा ऐसा है भारत देश। एक मिनट, भारत की इस आइडेंटिटी को हम सभी को समझना चाहिए और मैं समझता हूं कि भारत की आइडेंटिटी पर दुनिया की कोई ताकत क्वेश्चन मार्क लगाने की हिम्मत न जुटा सके। यह प्रयत्न हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है।
आज एक मिनट मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हम आप पर आरोप लगाएंगे, आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, हम कहेंगे आपने हिंदू आतंकवाद की बात की, आपने टेररिज्म को कलर दे दिया, सैफरन कलर की बात की, आपके विधायक ने यह कर दिया, आपके सांसद ने यह कर दिया। यह सिलसिला थमने वाला नहीं है उपाध्यक्ष, यह नहीं थमने वाला है। मैं जानता हूं भारत यह विविधताओं से भरा हुआ है, डाइवर्सिटीज, हर मामले में डाइवर्सिटीज भारत में मिलेगी, लेकिन कम से कम जो हमको, जिन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा है, जिन राज्यों का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम कैसे भारत की वह आइडेंटिटी, कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर यदि कंट्री यदि कोई है तो हम गर्व के साथ कहें कि हमारा यह भारत देश दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर कंट्री है। हम सबको मिलजुल कर इस संबंध में प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं सबके स्टेटमेंट के बारे में अलग नहीं कहूंगा। हमारे चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब और हमारे डी राजा साहब, भूपेंद्र सिंह जी, हसन दलवई साहब, जावेद अली खान साहब और हमारे माननीय शरद यादव जी और जावेद अली खान साहब, बहन मायावती जी, रहमान खान साहब और KN बाला गोपाल जी, अविनाश खन्ना जी, संजय राउत जी, प्रमोद तिवारी जी, राज बब्बर जी और हमारे आदरणीय सुखबीर सिंह जी ढींढसा और बहन अंबिका जी सोनी, प्रवीण जी, कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। किसने क्या कहा, मैं समझता हूं कि इसका उल्लेख करने की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब नाथूराम गोडसे की बात आई, कैसे यह भारत नाथूराम गोडसे की पूजा करेगा उपाध्यक्ष महोदय, कैसे हम अब सुन लीजिए पूरी मेरी बात सुनिए। मैं कहता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर यह स्टेट सब्जेक्ट है उपाध्यक्ष महोदय। यदि कोई पूजा करता है तो उसके खिलाफ वह राज्य कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करता है? कब हमने कहा है कि उसका कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं की जानी चाहिए? और मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मनी जैसे विषय को राजनीतिक लाभ और हानि के तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। इसे तोला जाना चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता बचाकर कोई एक पार्टी नहीं रख सकती। भारत की एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता को बचाकर रखने के लिए सबको अपने जिस्म का पसीना बहाना पड़ेगा। और किसी सज्जन ने यह कहा कि बोलते बोलते हमारे बहुत ही तहे दिल में मैं मानता हूं अपने नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद साहब को, बहुत इज्जत करता हूं। कोई ये कैसे कह सकता है भारत में कि मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है? क्या मैं भूल सकता हूं उस अशफाकुल्ला खां को? चंद्रशेखर आजाद ने इसी इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर की अंतिम गोली शेष बची थी तो आजाद को यह चिंता सताने लगी कि विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे, तो उन्होंने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग ली थी। तब भारत आजाद हुआ है। वह अशफाकुल्ला खां, 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर लो, बहू ला, लेकिन अशफाकुल्ला के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर मां के आग्रह को टाल देता था। फांसी की सजा हो गई, तख्त पर ले जाया गया, फांसी के तख्त पर। मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? कहा जाकर मेरी मां तक यह संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्ला आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है और अपनी मां की मुराद पूरी करने जा रहा है। उस अशफाकुल्ला ने भी इस देश को आजादी दिलाई है। उपाध्यक्ष महोदय, कैसे हम कहेंगे कि इस देश का मुसलमान नेशनलिस्ट नहीं है? चाहे कोई भी धर्म हो, किसी धर्म के मानने वाले क्यों न हो, जो भी भारत में रहते हैं हम सबको नेशनलिस्ट मानते हैं। जहां तक टेररिज्म का सवाल है, टेररिज्म का कोई कलर नहीं होता, कोई कास्ट नहीं होती, कोई कम्युनिटी नहीं होती, कोई सेक्ट नहीं होता। और मैं जानता हूं जैसे हमारे यहां के बहुत ही
सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सीताराम येचुरी वाह वाह भले ही कर लें, लेकिन मैं गले के ऊपर से कभी नहीं बोलता हूं उपाध्यक्ष जी। आपकी बात सुनकर हमें एक ही शंका हो रही है, ऐसा ना हो कि भूत में जो भारत था उसका विवरण कर रहे हो। अरे नहीं, आजकल वर्तमान जो हो रहा है उसकी जिक्र करिए। जो बिगड़ा है, जो बिगड़ा है, अब जो हो रहा है उसकी बात उठाइए। आजादी हासिल होने के बाद जो कुछ भी बिगड़ा है, आइए हम सब मिलकर उस भारत को बनाएं जैसा हमारा भारत था, जैसी भारत की पहचान थी। आइए मिलजुल कर बनाएं। सवाल है हम तो ये कहते उसको कुछ होने नहीं देंगे। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कंटिन्यू। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर बहुत कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। और बहन मायावती जी का जहाँ तक सवाल है, हम दोनों लोग साथ रह चुके हैं इसलिए हम दोनों एक दूसरे को खूब अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन अब ये आरोप प्रत्यारोप का मैं समझता हूं कि ऐसे विषयों पर जब चर्चा होती है, ऐसे मुद्दों पर चर्चा होती है, तो आरोप और प्रत्यारोप का कोई बहुत महत्व नहीं है। और मैं अपने द्वारा किसने क्या कहा, गलत कहा, सही कहा, यह सब कुछ नहीं कहना चाहता। जो कुछ जिसने कहा, यह आजादी है, सबने अपनी सोच के आधार पर कहा है। अब मैं कोई यह आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि उसने राजनीतिक लाभ और हानि को ध्यान में रखकर कोई अपनी बात कही है। जो कहा अपनी सोच के आधार पर कहा है। मैं सबका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं इतना ही अंत में निवेदन करना चाहता हूं कि आइए भारत की जो पहचान, भारत की जो आइडेंटिटी जो कभी थी, उस भारत की आइडेंटिटी पर हम कभी आंच ना आने दें। यही संकल्प लेकर हम सबको एक साथ कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इतना ही। थैंक यू। As Home Minister, हो गया। we appreciate your sentiments. What you have said, we appreciate. Now, as Home Minister of this country, the reality is there. We appreciate the call you have given. But what action you are going to take against those who have violated the Constitution? You forget them? You tell us to forget them, we will forget. We are not taking note. But constitutionally, you have a right, you have the duty to do. How are you going to do? That is all assurance we want from the Honorable Home Minister. मैं होम मिनिस्टर साहब को भी ये तकलीफ नहीं दूंगा। सिर्फ एक सवाल, और मैं आपसे जवाब भी नहीं चाहूंगा, लेकिन फ्लैग ऑफ करना चाहता हूं। 2 साल से कितनी घटनाएं हुई, गवर्नरों से लेकर, चीफ मिनिस्टरों से लेकर, मिनिस्टरों से लेकर, एमपी से लेकर, अभी आगरा से कर्नाटक का लेकर। लेकिन जो अफसोस होता है, एक व्यक्ति के खिलाफ आपने उसको सस्पेंड भी नहीं किया, पार्टी से एक्सपेल भी नहीं किया, तो मैसेज देने में आपकी गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी का काम था, ये आपका नहीं काम था। ये एक आदमी को भी अगर आपने एक्सपेल किया होता, ड्रॉप किया होता, तो हम समझते थे नियत ठीक है। लेकिन चूंकि आपने एक के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया, तो इसलिए हमारा रोष है कि मिली भगत से हो रहा है। ये मेरा कहना है, बस। मैं जवाब भी नहीं चाहूंगा। नहीं। Okay, so now we will start discussion on President's motion.